प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। बिहार का सीमांचल, बिहार जो है ना वो बंगाल बनता जा रहा है, पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बनता जा रहा है। और यह जो है एक धारा जो है, पत्थर जो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान में फेंका गया था 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के माध्यम से, उसकी लहरें आज भी हमें देखने को मिल रही हैं और अब वो बिहार तक पहुंच गई हैं। 1947 में उत्तर प्रदेश के मुसलमान तो पाकिस्तान गए, जो आज का पाकिस्तान है। बिहार के मुसलमान जो कि बांग्लादेश बगल में था तो वहाँ चले गए थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उनको जाहिर सी बात है कि यहाँ के मुसलमानों को न पाकिस्तान में तरजीह मिली, न उनको वहाँ मिली बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में। तो प्रताड़ित रहे, फिर सेटल नहीं हो पा रहे थे, कल्चर वगैरह भी जो भी समझ में नहीं आ रहा था, तो वो वापस फिर यहाँ आने लगे और 1971 के लड़ाई के दौरान और ज़्यादा क्वांटिटी में वापस आ गए। एक ही जनरेशन पहले गए थे तो वापस आ गए अपने बिहार में, पर वो पूरी तरह इस्लामिक होकर आए। और उसके बाद एक रास्ता खुल गया कि बांग्लादेश से बिहार में भी मुसलमान बसाए जा सकते हैं। और ये काम चोरी छुप के जो है आसानी से होता रहा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार, उसको कोई फ़र्क नहीं। फिर लालू की सरकार, उसको तो और मज़े। सिवान में जिस तरीके से शहाबुद्दीन और उनके ISI से संपर्क थे, ऑफकोर्स इन्हीं बॉर्डर्स के थ्रू थे। प्लस बिहार का जो एक बॉर्डर नेपाल से मिलता है, वह अद्भुत पोरस और तस्करी का और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, गाड़ियों की ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा अड्डा रहा है। सो मच सो दैट कि यूपी बिहार का जो नेपाल का बॉर्डर है, उस पर पहले यूपी के तो अभी हम थोड़ा सा अलग कर सकते हैं कि क्योंकि वहाँ को काफ़ी सख्ती चल रही है, योगी जी ने वहाँ मदरसे और बुलडोज़र सब तोड़े हैं, पर बिहार में यह कार्य नहीं हुआ है। तो यहाँ पे प्राइम पोस्टिंग कहलाती है। लोग पैसे देकर, लाखों रुपए देकर सरकारी अधिकारी वहाँ पर पोस्टिंग्स लेते हैं कि फिर वहाँ से और भी आमदनी होती है। आजकल तो शराब की भी आवाजाही काफ़ी होती है, या लोग चले जाते हैं उधर, पी के चले आते हैं, जो भी इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें। और यह पूरा जो सीमांचल है, किशनगंज और ररिया, कटिहार, ये सब जितना पूरा इलाका है, यह विशुद्ध रूप से मुसलमान हो गया है। सो मच सो दैट कि वहाँ के लोगों को अब तेजस्वी के द्वारा फील्ड किए गए मुसलमान कैंडिडेट भी नहीं पसंद आते। ओवैसी जो हैदराबाद में है, जिसकी पूरे देश में कहीं कोई पहचान नहीं है, कहीं कोई उसका बहुत ज़्यादा वोटिंग रूप से पहचान तो चलो मीडिया के माध्यम से है, पर ज़मीन पर चुनावी रूप से कोई पहचान नहीं है। कभी कभार महाराष्ट्र में 1-2 सीट जीत जाता है तो जीत जाता है, और सीधे आके बिहार के किशनगंज इलाके में, एकदम पिछड़े इलाके में आकर उसके 5 MLA जीत जाते हैं 2020 के चुनाव में। खैर बाद में तेजस्वी तोड़कर उनको रख लेता है, पर इस बार भी ओवैसी ने दमखम साबित कर दिया कि मुझे बिहार के इस सीमांचल इलाके में आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ मुसलमान बहुल इलाका है। बहुल भी नहीं है, वो पूरी तरह मुस्लिम इलाका हो चुका है। अब ये चुनाव से हम हट जाते हैं थोड़ी देर के लिए। वोटर लिस्ट तो जिस प्रकार से धांधलेबाजी हो रही है, ये वो जगहें हैं बंगाल और बिहार की, यहाँ से पूरे देश में मुसलमान भेजे जा रहे हैं। क्यों भेजे जा रहे हैं? ताकि हर वो हिंदू वोट जो अपने देश की प्रगति के लिए, अपने इलाके के सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए वोट देता है, विकास के लिए वोट देता है, धर्म के लिए वोट देता है, सनातन के लिए वोट देता है, सुरक्षा के लिए देता है, बिजली पानी सड़क के लिए देता है, उस हिंदू वोट को काउंटर करने के लिए 2 मुसलमान वोट या 1 मुसलमान वोट चाहिए। इस किसको चाहिए? भ्रष्टाचारी नेताओं और उनके बच्चों को। लालू टाइप के लोग, मुलायम टाइप के लोग और उनके बच्चे जो भ्रष्टाचारी हैं, जो पूर्णतः मुसलमान वोट बैंक पर ही निर्भर हैं, उनको सत्ता में क्यों आना है? विशुद्ध अय्यासी के लिए। नेताओं के बच्चे विशुद्ध अय्यास होते हैं, इसमें बहुत कम ही आपको एक्सेप्शन मिलेंगे, कुछ ही एक्सेप्शन मिलेंगे, पर ज़्यादातर नेताओं के बच्चे, उनका जो आमदनी का स्रोत होता है वो कमीशनबाजी, दलाली होता है, और वह अय्याश होते हैं, और वो अय्याश भ्रष्टाचारी होते हैं। और वो भ्रष्टाचार करने के लिए सत्ता में आना आवश्यक है। सत्ता में आने के लिए सबसे पहला काम वो करते हैं, मुसलमान वोट बैंक के आगे जाके लेट जाते हैं, और फिर उनको पूरे जो इस्लामिक सिस्टम बना हुआ है, जो इस प्रकार से रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को और इधर से लाकर पश्चिम बंगाल और बिहार क्या हो गए हैं, वो भारत के लिए विंडो हो गए कि वहाँ से लाखों लोग बस चलते चले आ रहे हैं। जैसे कई फिल्मों में अपने ज़ॉम्बीज़ देखे होंगे
कि एक पूरा एरिया बंद है, अंदर में इंसान रह रहे हैं, सब लोग रह रहे हैं, और जॉम्बीज़ एक गेट तोड़कर अंदर आना चाहते हैं। जैसे ही वो गेट टूटता है, लाखों की संख्या में या हज़ारों की संख्या में बाहर चले जाते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स किसी ने देखा हो तो उसमें जो आपके वो वाइट वॉकर्स थे, जो डेड मैन थे, जो भी थे, बहुत सारी कहानियाँ इस तरीके की। वह क्या करेंगे, वो अपने जैसा आपको बनाने का प्रयास करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। कुछ पैदा कर सकते हैं नहीं, कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं नहीं। तो यह हम साथ में देख रहे हैं और हम एक टाइम बम पे बैठे हुए हैं, ये बात हम सबको पता है। हम कुछ वैसे ही इस काल में हैं, 1920 वाले काल में। इस बात को राहुल रोशन जी जो ऑफ इंडिया वाले हैं और जैसा ही दीपक ने बहुत क्लियरली कहा है कि फ़िलहाल एग्जैक्टली काफ़ी चीज़ें वैसे ही चल रही हैं जो 1920s में चलती थी भारत में, वैसे ही अभी 2025 में या 2020s में इस दशक में चल रही हैं। क्या मुसलमानों की जनसंख्या जो अनुपात है करीब करीब वही हो चुका है, और वैसे ही मांगें उठ रही हैं कि हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, हम पे हिंदू राज कर रहा है, एक हिंदू पार्टी है वो चढ़ी जा रही है। उस समय कांग्रेस थी, इस समय भाजपा है। और जिस प्रकार से वक्फ़ के नाम पे ज़मीनें कब्जाए जा रहे हैं या जो भी किया जा रहा है, वो उस काल में भी होता था, इस काल में भी होता था। उस समय पॉलिटिकल पार्टीज़ आ गई थी, वह तंत्र पर कब्ज़ा करने के लिए AMU नाम का एक संस्थान बन गया था, जो वहाँ से मुसलमान निकलते थे, ब्रिटिशर के साथ सहयोग करते थे। यहाँ के भी आज के जो मुसलमान नेता हैं बाहर से फंडिंग लेकर, मतलब एक गठजोड़ है कम्युनिस्ट का, ईसाई पावर्स का, क्रिश्चियन पावर्स का, वेस्टर्न पावर्स का, और ज़मीन पर यहाँ मुसलमानों का, इस्लामिक तंत्र का, जो भारत पर कब्ज़ा करने के लिए दिन ब दिन अपने कार्य करते जा रहा है। यूपी इस मामले में थोड़ा सा भाग्यशाली साबित हुआ कि उसको योगी जी जैसे CM मिले जो इस चीज़ को समझते हैं, जानते हैं। चूँकि वो स्वयं गोरखपुर में सांसद रहे हैं, तो वो गोरखपुर का भी बॉर्डर नेपाल से लगता है, तो वो इस सारी प्रक्रिया से अनजान नहीं रहे, वो जानते हैं वहाँ क्या होता है। तो बहराइच बॉर्डर, लखीमपुर बॉर्डर, जितने आपके बॉर्डर, इस पर जितने मदरसे हैं ध्वस्त किए जा रहे हैं, कंट्रोल में लाया जा रहा है। पर बिहार में यह चीज़, पानी जो है ना गले के ऊपर जा चुका है। दरभंगा जैसी जगह में, मिथिलांचल तक यहाँ पर लोग इस हद तक जनसंख्या बढ़ गई है कि वहाँ का मेयर अब मुसलमान हो गया है। और इससे ना नीतीश को तकलीफ़ है, ना ही लालू और उसके बच्चों को तकलीफ़ है, और ना ही वहाँ की सरकारी व्यवस्था को तकलीफ़ है। और वहाँ का हिंदू क्या कर रहा है, वो पलायन कर रहा है, वो अपना घर बार ज़मीन सब छोड़कर किसी और शहर, किसी और जगह पर जाके मजदूरी कर रहा है या कोई भी कार्य कर रहा है, पढ़ लिख के बाहर निकल जा रहा है। मैं जानता हूँ बहुत ऐसे दोस्तों को जो बिहार से हैं मेरे, उनके जीवन का एक ही संघर्ष है कि वह बिहार छोड़कर कहाँ जाकर बस जाएं। उसके लिए सतत परिश्रम लगा हुआ है। वो तो वहाँ पर जो वैक्यूम होता है, जो उनके कागज़ खाली होते हैं, जैसे मनरेगा कार्ड बने लेबर्स के, अगर वह लेबर कहीं चला गया तो उन कागज़ों का इस्तेमाल कौन करता है, उनको फर्जी वोटर कार्ड या अपने उससे कौन जोड़ता है? मुसलमान तंत्र बैठा हुआ है, सरकारी अधिकारी जो उसको इस कार्य में मदद कर रहे हैं। तो इस कार्य को इलेक्शन कमीशन कम से कम यह कह रहा है कि भाई साहब, मेरा जितना क्षेत्राधिकार है मैं कि वोटिंग में मैं इन लोगों को, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, वह उनको मैं वोट नहीं देने दूंगा। उसके लिए वो अपनी प्रक्रिया कर रहा है। तो भाई साहब लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आधार कंसिडर कर लीजिए। इसी सुप्रीम कोर्ट ने आधार को कहा था, जब यही तंत्र, लेफ्टिस्ट वामी विरोधी तंत्र, देश विरोधी तंत्र जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जब सरकार आधार के माध्यम से बैंक अकाउंट्स और इन सब को जोड़ रही थी और राशन कार्ड्स ख़त्म कर रही थी फर्जी वाले, तब ये लोग कह रहे थे कि नहीं, आधार का ऐसा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, निजता का हनन है। और आज उसी आधार कार्ड के लोग वोटर ID कार्ड से जोड़कर जो है अपने फर्जी लोगों को, जो फर्जी आदमी घुसा लिए इन लोगों ने देश में, उनको यह एक वह देने जा रहे हैं, वो एक नई जो वोटर लिस्ट बनेगी उसमें स्थान देने जा रहे हैं, ताकि भविष्य में यह उनको नागरिकता साबित करने में काम आए। और आज अगर ये वोटिंग लिस्ट में घुस गए तो ये भविष्य के नागरिक हो जाएंगे, क्योंकि बाकी कागज़ तो बना ही होगा। 2003 में यह आखिरी रिवीजन हुआ था वोटिंग लिस्ट का। तो जब वो रिवीजन हुआ अटल जी की सरकार में, तो कई सारे फर्जी वोट्स ख़त्म किए गए। तब जाकर 2005 में नीतीश की सरकार आ पाई, लालू का जंगल राज ख़त्म हो पाया। ख़त्म तो क्या, मतलब कम से कम उससे एक आदमी उससे आगे बढ़ा, वह जंगल राज से थोड़ा बचा। लालू राज तो ख़त्म हुआ।
तब तक जब तक नीतीश ने खुद उनको संजीवनी देके 2015 में जान नहीं फूंकी उनमें। अदरवाइज लालू उनके बच्चों की राजनीति खत्म हो गई थी, जनता इतनी त्रस्त आ चुकी थी। वही वोटर की रिवीजन लिस्ट फिर से हो रही है, वरना उससे पहले लालू वगैरह क्या था, बूथ कैप्चरिंग कर लो, जो आदमी एक्चुअली वोट करना चाहता है उसको मार पीट के भगा दो, दलितों को भगा दो, किसी को कर दो भूरा बाल साफ करो, ये सब कि बस यादव मुस्लिम वोट करेंगे और कोई नहीं करेगा, जो कोई करेगा उसको भी हम करवा लेंगे। यह सब प्रक्रिया ख़त्म करते करते 2003 में जब यह लिस्ट बनी, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रॉपरली ID कार्ड बनाकर जब जो व्यवस्था बनाई गई, TN शेषन जी ने वोटर ID कार्ड बनवाए फ़ोटो खिंचवा कर, बाद में वोटर रिवीजन लिस्ट हुई, या आधार लाई सरकार कि चलो हम ठीक है एक अपनी व्यवस्था को, अपने देश की व्यवस्था को सुधारने का कार्यक्रम करते हैं, तो उसमें यह इस्लामिक तंत्र और हमारी जो सरकारी अधिकारी तंत्र है जो ये इस कार्य को करने के लिए ही पैदा हुआ है, वह भ्रष्टाचार के माध्यम से कोई लेता है कोई देता है, पूरी व्यवस्था को कोलैप्स कर देते हैं। इनको ये नहीं समझ में आता कि ये जो लोग भर रहे हो ये कल को तुम्हारी जान मारेंगे, नहीं तुम्हारी तो तुम्हारे बच्चों की तो 100% मार देंगे। जैसा आज चल रहा है वैसा क्या 20 30 40 साल बाद भी चलेगा क्या? लाहौर के लोगों को, लाहौर के हिंदुओं को जिन्होंने लाहौर बनाया, उनको अंदाज़ा था कि लाहौर लूट लेंगे ये लोग। आप बनाते जाइए, आप जितना बनाएंगे ये उतना ज़्यादा आपके पीछे पड़ेंगे। जैसे फसल होती है ना, जितनी फसल आप पैदा करते हो उतने टिड्डे आकर्षित होते हैं, या उतने आपके पैरासाइट्स आकर्षित होते हैं। आप जितनी प्रोडक्टिविटी करिए, आप जितना गेहूं लाकर जो है अपने भंडारे में रख दीजिए, उतने चूहे आ जाते हैं। तो आप जितना बना रहे हैं वह इस प्रकार के लोगों को आकर्षित कर रहा है और वो बढ़ते जा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को, गुंडों को, ऐसे तंत्र को जो भारत पर कब्जा करने के लिए आज से नहीं हज़ारों साल से आँख गड़ाए हुए, चाहे वो वेस्टर्न पावर्स हों। अब PK नाम का आदमी है, प्रशांत किशोर आया बिहार में, उसको नॉर्वे के लोगों से मिलने में क्या है, और नॉर्वे के लोगों को, नॉर्वे के संसद, जो नॉर्वे की पावर सर्कल्स में जो लोग हैं, उनको प्रशांत किशोर से क्या मतलब? क्योंकि नॉर्वे का इतिहास देखेंगे तो नॉर्वे ने श्रीलंका के प्रभाकरन का भी समर्थक था, और बार बार कहता था श्रीलंका से कि मैं आपके और प्रभाकरन के बीच में ये लगा दे रहा हूँ, क्या कहते हैं, मध्यस्थता करा दे रहा हूँ। क्यों करा दे रहा हूँ भाई? तुम कौन हो? क्योंकि तुम उसको फंड कर रहे थे। वो क्रिप्टो क्रिश्चियन था प्रभाकरन, जो सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहा था। ये नया लाए हैं, PK यहाँ पर लाए, एक केजरीवाल लाए थे दिल्ली में वेस्टर्न पावर्स फंड करके। ये भी PK क्या है? ये भी मुसलमान वोट बैंक के आगे चला जा रहा है। गरीबी हटाने की बात करता है, पर अमीरी बढ़ाने के लिए, जनता को अमीरी बढ़ाने के लिए, कर्म करने के लिए क्या करना है यह नहीं बताता कोई, कि व्यापार करना है, गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, माफियागिरी नहीं होनी चाहिए। और यह तो बाय डिफ़ॉल्ट है कि मुसलमान वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी नेताओं को सत्ता में लाता है, कर्म करने वालों को नहीं लाता, कर्म करने वालों से चिढ़ता है, या इस प्रकार की वोटिंग करता है कि कर्म करने वाले नेता हार जाएं, चाहे वो कोई हो। गाज़ीपुर में यदि मनोज सिन्हा हारते हैं तो और अफजाल अंसारी जीतता है, तो उसके पीछे कौन था? कुछ हिंदू रहे होंगे, पर मुसलमान तो 100% आया वोट बैंक। वो राहुल गांधी को जिताएगा, अच्छा भैया अमेठी से हार रहे हो, कोई बात नहीं, आ जाओ वायनाड से आ जाओ, हम तुम्हें जिता के भेजेंगे। कैसे बात, क्या बात कर रहे हो? जब कोई नहीं है तुम्हारे हिंदू तुम्हारे साथ नहीं, तो अब हम तुम्हारे गरीब हिंदू जो हैं, जिनको तुमने गरीब बना कर रखा, वो तुम्हारे साथ नहीं, तो हम तुम्हारे साथ हैं। हमको बिजली पानी सड़क से कोई मतलब नहीं है, हमको तो भारत को बस बनाना है इस्लामिक। और बिहार की व्यवस्था, बिहार का यह चुनाव इस चीज़ को विजिबल रूप से आज हमें दिखा रहा है। बिहार पश्चिम बंगाल बनता जा रहा है। यह बिहारियों को समझना पड़ेगा कि अपनी ज़मीन पर आपको कर्म करने वाले लोग, और अपनी ज़मीन पर मजबूती से खड़े रहें। हज़ारों साल से आपके पूर्वज वहाँ खड़े रहे हैं, तमाम दिक्कतों से लड़ते हुए। आपको उनसे प्रेरणा लेनी है, आपको कुंवर सिंह जी से प्रेरणा लेनी है। 80 साल का आदमी अंग्रेज़ों से लड़ रहा था। तो मतलब यह है कि अपनी ज़मीन पर खड़े रहिए, अपनी ज़मीन को, उपजाऊ भूमि, अद्भुत भूमि, आज की भूमि है वो, पाटलिपुत्र, मगध विशाल साम्राज्य की राजधानी रही है, आज भी हो सकती है, यदि आप अपनी ज़मीन पर, बिहार का हिंदू अपनी ज़मीन पर खड़ा रहे और
उसी अनुसार बिहार को उसका वैभव दिलाने के लिए कम से कम सत्ता में अपना हस्तक्षेप करे। कर्म करने वालों को, सनातन में बिलीव करने वालों को लाए, वरना यह भूमि आपके हाथ से चली जाएगी। इस बात का ध्यान रखें, और क्या ही कह सकते हैं। दर्शकों, आपको अगर बातें उचित लगी हो, ठीक लगी हो, तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध और आपकी क्या राय है कमेंट्स में आप हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।